वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आज हम बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसको बोलेंगे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसके बारे में जानते हैं कुछ। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी पूर्व में, कितने में, 1600 ईस्वी पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। ब्रिटिश आए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए। ठीक है, ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर एक्ट के आदेश के अनुसार आए थे। वो किसके अनुसार आए थे? महारानी एलिजाबेथ चार्टर के द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी अभी तक व्यापारिक कार्य तक सीमित थी। कंपनी क्या थी? अभी तक व्यापारिक कार्य तक ही सीमित थी। ठीक है, उसने 1765 में, कंपनी ने 1765 में बंगाल, कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे। कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी पर अधिकार प्राप्त कर लिए थे। कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी पर अधिकार प्राप्त कर लिए थे। इस प्रकार उनकी भारत में क्षेत्रीय शक्ति बढ़ने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। ठीक है, 23 जुलाई 1757 को बंगाल के नवाब, 23 जुलाई को तेईस जुलाई 1757 को बंगाल के नवाब वीएस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ। तो बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला, बंगाल का सिराजुद्दौला, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लॉर्ड क्लाइव, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, ये प्रधान सेनापति था, ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बिक गया, या इसने सिराजुद्दौला को क्या दिया? धोखा दिया। तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है? जीत होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, ठीक है। और बंगाल के नवाब की हार हुई। बंगाल पर अधिकार तो हुआ पर वैधानिक रूप से अधिकार नहीं हुआ। फिर 22 अक्टूबर 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में इसका जो युद्ध हुआ वो हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर का
युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ। अब बक्सर का जो युद्ध हुआ उसमें किस किसने भाग लिया? बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब, ठीक, अवध का नवाब, अवध का नवाब, और मुगल सम्राट, मुगल सम्राट। बंगाल के जो नवाब थे वो थे मेहदी कासिम, अल कासिम, ठीक। और अवध का जो नवाब था वो था सुजाओ दौला, सुजाओ दौला। और जो मुगल सम्राट थे वो थे शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, ठीक है। ये तीन उनकी सेना थी और युद्ध हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरी, हेक्टर मुनरी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरी, ठीक है। जीत अंग्रेजों की हुई और बंगाल का जो राज्य था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया, ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना पहली बार यहीं से हुई, भारत में कह लो या बंगाल में कह लो, दोनों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई वो बक्सर के युद्ध के बाद हुई 1757 से 1760 तक। द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना पहली बार कब हुई? बक्सर के युद्ध के बाद 1757 से 1760, ठीक है। तो जो आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की शुरुआत हुई, क्या क्या हुआ? ब्रिटिश जो थे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए भारत आए। कंपनी ने 1756 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी पर अधिकार प्राप्त कर लिए थे। 23 जुलाई 1757 को बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में युद्ध हुआ। बंगाल के नवाब जो थे वो सिराजुद्दौला थे और इनके जो प्रधान सेनापति थे वो थे मीर जाफर। प्रधान सेनापति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लॉर्ड क्लाइव थे उनके द्वारा बिक गए या इन्होंने समर्पण कर दिया। फिर आगे क्या होता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, ठीक है, जीत जाती है। फिर 22 अक्टूबर 1664 में आकर बक्सर का युद्ध होता है। इसमें बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट सजाउद्दौला सेकंड इनके बीच और हेक्टर मुनरी के बीच युद्ध होता है, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है? जीत होती है। यहीं से द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना पहली बार 1756 से 1760 में की जाती है, ठीक है। ब्रिटिश संसद का काम था कानून का निर्माण करना, ठीक है। तो इसने दो प्रकार से कानून का निर्माण किया। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी द्वारा, ठीक है, लागू। तो ये थे 1773 से 1857 तक। ये जो एक्ट बने वो 1773 से 1857 तक बने। और दूसरी प्रकार जो था कानून निर्माण का
वो था ब्रिटिश महारानी द्वारा, ब्रिटिश महारानी द्वारा, ब्रिटिश महारानी द्वारा या ताज द्वारा, ताज द्वारा, ठीक है। ये थे 1858 से 1947 तक, 1858 से 1947 तक। तो अब बात करेंगे, वो था कंपनी के शासन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कंपनी के शासन की, ठीक है। तो यह है कंपनी का शासन, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यह अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाया गया प्रथम लिखित कानून है, ठीक है। इस एक्ट के बाद पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली। 1773 के इस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की क्या रखी गई? नींव रखी गई, ठीक है। जो केंद्रीय प्रशासन था उसकी शुरुआत कब से हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से, ठीक है। अधिनियम की विशेषता क्या थी इसकी? तो इस अधिनियम द्वारा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। उनकी सहायता के लिए संसदीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसके द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। इसके द्वारा मद्रास के और मुंबई के गवर्नर जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। इसके द्वारा कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो लॉर्ड एलिजा एम्पे, कौन थे? लॉर्ड एलिजा एम्पे थे, जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। ये तो बात होगी आपकी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। अब कुछ जानने योग्य बातें जो भी पूछ ली जाती हैं कभी कभी, इनको भी देख लेते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, ये 1773 से पहले तक के। 1773 के बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के नाम पर इसका नाम पिट्स पड़ा। कैसे पिट्स पड़ा? ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के नाम पर इसका नाम पिट्स पड़ा, ठीक है। इसने कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। क्या कर दिया? कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य थे उसको अलग अलग कर दिया। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम में एक निकाय का गठन किया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नई निकाय बनी, वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बनी, जिसने द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ हुआ था। इस एक्ट से द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ हुआ था। 1784 का पिट्स इंडिया महत्वपूर्ण क्यों है समझ लो। 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला कारण है कि भारत में पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश का अधीन क्षेत्र कहा गया था। मतलब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में 2 कारण बने। पहला कारण ये बना कि भारत में पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश का अधीन क्षेत्र कहा गया, यानी जो कंपनी कहती है ये मेरा क्षेत्र है, उसे अब ब्रिटिश अपना क्षेत्र कहने लगा। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ठीक, अब बात करते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इसने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया।
प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के। इसके अंतर्गत बने नए कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ठीक है, अब बात करते हैं 1853 के चार्टर अधिनियम की। कंपनी के शासन का अंतिम चार्टर अधिनियम 1853 का चार्टर अधिनियम जो है वो कंपनी के शासन का अंतिम चार्टर अधिनियम है। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियमों में यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। ठीक है, यानी 1793 से 1853 के दौरान जितने भी चार्टर अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रख्यात में आए, प्रचलन में आए, उनमें सबसे अंतिम चार्टर अधिनियम 1853 का चार्टर अधिनियम था। ठीक, इस समय गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। किसके? गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य दोनों अलग अलग कर दिए गए। इसके तहत परिषद के 6 नए और परिषद जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा गया। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुभारंभ की। 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुभारंभ हुई, पहली बार हुई थी। ठीक है, अब इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो पेपरों में आ भी चुके हैं और जो शायद इसमें मैंने कराए भी नहीं है। अधिनियम 1781 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र और स्पष्ट कर दिया गया था। अधिनियम 1781 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र और स्पष्ट कर दिया गया। चार्टर अधिनियम 1793 के दौरान सभी कानूनों एवं विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1793 में कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए किस अधिनियम द्वारा बढ़ाया गया था? तो वो चार्टर अधिनियम 1793 द्वारा। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि का प्रावधान किया गया था। भारत की जो शिक्षा थी उस पर 1 लाख रुपए वार्षिक धनराशि का प्रावधान किया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। तो जो कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे पूर्णतः समाप्त कब कर दिए गए? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ठीक है, पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। तो ये आपका कंपनी का शासन पूरा खत्म होता है। कल से आपका स्टार्ट करेंगे ताज का शासन, जो 1858 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम तक चला था। ठीक है, जैसे हमारा देश आजाद हो जाता है और ताज का शासन खत्म हो जाता है। इस पर कल बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आज का टॉपिक थोड़ा बोरिंग तो था लेकिन मस्त भी बहुत था। जय हिंद।